नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे साइकोलॉजी में, हम लोग शिक्षण कौशल पढ़ रहे थे। इसके बाद आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीवन कौशल का भी कुछ पार्ट हम लोग पढ़ते हैं और उसको शुरू करते हैं। तो जीवन कौशल में लगभग कुछ 6 टॉपिक हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो जीवन कौशल का खाली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग उसके आगे के चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है जीवन कौशल। जीवन कौशल, जिसको इंग्लिश में लाइफ स्किल कहते हैं, ज्यादातर आप लोगों को ये बीटीसी में पढ़ने को मिला होगा या बीएड में पढ़ने को मिला होगा, या इसके अलावा कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उसमें वहां पर आपको ये जीवन कौशल, लाइफ स्किल या बिजनेस एथिक्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं। ज्यादातर एमबीए में पढ़ने को मिलता है हमको। अब जीवन कौशल कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको रट के समझ में आ जाएगी। जीवन कौशल एक ऐसी चीज है जिसका हम दिन प्रतिदिन में अपनी डे टू डे लाइफ में हम उसको यूज करते हैं। तो जीवन कौशल का बेसिक जानते हैं कि क्या है जीवन कौशल। तो जीवन कौशल एक ऐसी चीज है जो कि हमें हमारी दैनिक दिनचर्या में निर्णय लेने में या अपनी डेली की जो समस्याएं हैं, दिन प्रतिदिन में जो समस्याएं सामने आती हैं, उन सब से हम कैसे लड़ झगड़ के या फिर उनसे समायोजन करके किस प्रकार आगे बढ़ते हैं और कैसे अपने निर्णय लेते हैं, यही सब क्या है, जीवन कौशल है। सामान्य शब्दों में कहें तो जीवन कौशल जीवन जीने की एक कला है। क्या है? जीवन कौशल जीवन जीने की एक कला है। हम सबको पता है कि हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं दिन प्रतिदिन आती रहती हैं। अब डेली कोई ना कोई एक नई समस्या होती है। जैसे मान लीजिए शिक्षक भर्ती आने वाली है। जब शिक्षक भर्ती आएगी तो कितने ही पद आएंगे, मान लीजिए 50,000 60,000, लेकिन कितने फॉर्म पड़ेंगे? 20 लाख 22 लाख फॉर्म पड़ेंगे। तो क्या सारे बच्चे सफल हो जाएंगे? सब बच्चे तैयार होकर बिल्कुल सिलेक्शन पा जाएंगे? नहीं। जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन पाएगा, जिसकी थोड़ी कमी रह गई होगी, किसी थोड़े एक से ज्यादा कम हो गई होगी, तो वो सिलेक्शन उसका रुक जाएगा। तो अब उसके बाद क्या? सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद क्या वो हार मान लेगा? क्या वो अपनी जिंदगी वहीं खत्म कर लेगा? नहीं। तो जब ऐसी कोई स्थिति आती है, जब हम किसी असफलता को देखते हैं, तब आवश्यकता पड़ती है हमें जीवन कौशल की। मान लीजिए आप असफल हो गए तो क्या करेंगे? आप हार मान लेंगे, आगे पढ़ाई छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब भी हम क्या सोचेंगे, अब हमारे पास क्या संभावित विकल्प है, ये नहीं तो ये सही, कुछ ना कुछ तो विकल्प होगा। क्या हमारे संसाधन है, उनको इकट्ठा करेंगे और विचार करेंगे और कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यही क्या है, यही हमारे जीवन में जो काम आ रहा है, ये क्या है, जीवन कौशल है। अब इसके बारे में, जब जीवन कौशल के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा आती है WHO के द्वारा दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है ये परिभाषा, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे दक्षताएं हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन की मांगों को एवं चुनौतियों या समस्याओं से निपटने में सहायता करती है। जीवन कौशल, अब इसमें मेन पॉइंट क्या आया, अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार। आप पूरी परिभाषा ना याद करें, कुछ कीवर्ड पकड़ें और उन कीवर्ड से हमको ज्ञानी नहीं बनना है। हमको ऐसी चीजें पकड़नी है जिससे हम पेपर में इन परिभाषाओं को पहचान लें, किसके द्वारा कही गई थी। कुछ की पॉइंट्स आप पकड़ें, उससे परिभाषा याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार क्या आया। जीवन कौशल क्या है, अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति असफल हो जाता है, नहीं मिलती उसको शिक्षक भर्ती में नौकरी, तो वो क्या करेगा, अपना अनुकूलन करेगा और क्या करेगा, सकारात्मक व्यवहार करेगा। ये नहीं चरस गांजा बेचने लगे, नहीं मेरी नौकरी तो क्या आप ऐसे काम करने लगेंगे? नहीं, आप कुछ सकारात्मक व्यवहार करें, कोई नई सोच लाएं और कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे आप दूसरे किसी क्षेत्र में जा सके। वे दक्षताएं जो व्यक्ति को उसके जीवन की मांगों को, अब हमारी मांग क्या है कि हमें एक नौकरी मिले, हमें रुपए पैसा मिले, हम अपने जीवन को बेहतर बना सके, एवं समस्याओं से। और अब दैनिक जीवन में हमारे अनेकों समस्याएं आती है, डेली लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती, उन सब से निपटने के लिए हमारे पास पैसा रुपया होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये सब जीवन कौशल है। जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे दक्षताएं हैं
जो व्यक्ति को उसके जीवन की मांगों एवं समस्याओं से निपटने में सहायता प्रदान करती है। तो जीवन कौशल वह अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार है जो कि ऐसी दक्षता हमारे अंदर जागृत कर देगी जिससे हम अपने जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे संतुलन बना पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हो गए WHO की परिभाषा। इसके बाद एक परिभाषा आती है यूनिसेफ की। यूनिसेफ ने क्या कहा था? जीवन कौशल वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहारात्मक विकास के द्वारा अपने जीवन के 3 क्षेत्र ज्ञान, अभिवृद्धि, कौशल में संतुलन स्थापित करता है। क्या हुई? देखिए, जीवन कौशल वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहार परिवर्तन या व्यवहारात्मक विकास। अब देखिए, जीवन कौशल हम किसी एक जगह बैठ के नहीं सीखते हैं। हम अपने डेली जीवन में जब इधर उधर विचरण कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, तब कुछ ना कुछ हम सीखा करते हैं। जैसे हम किसी से मिले, हमने देखा कि वह बड़ा अच्छा सामाजिक उसका परिप्रेक्ष्य है, लोगों से अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, तो हमने भी उसकी वो चीज सीखने का प्रयास किया और हम क्या हो जाएंगे? हम भी उसकी तरह सामाजिक होने का प्रयास करेंगे। अगर हमने देखा कोई बहुत ईमानदार है तो हम भी उसकी तरह क्या करते हैं? उसको आदर्श मान लेते हैं और उसकी तरह आदर्श विचार करने, अपने अंदर ईमानदारी का समावेश करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है? ये सब व्यवहार परिवर्तन है। और इसी व्यवहार परिवर्तन से क्या होगा? एक दिन आगे चल के हम क्या हो जाएगा? हम अपनी समस्याओं से अच्छा संतुलन कर पाएंगे, उनकी समस्याओं से जल्दी उबर पाएंगे। तो यही क्या है? जीवन कौशल है। अब इसमें क्या है? ज्ञान, कौन से 3 क्षेत्र हैं? ज्ञान, अभिवृद्धि एवं कौशलों में संतुलन स्थापित करता है। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ा रहे हैं। क्या हम लोग जब छोटे थे तब हमारा ज्ञान और आज के ज्ञान में अंतर नहीं है? तो हमारे ज्ञान में अंतर हुआ ना। अभिवृद्धि, वृत्ति मतलब कोई पेशे से है, कोई जॉब से है। जिस प्रकार की जॉब में हम करते हैं हमको उस प्रकार के कौशल की जरूरत पड़ती है। क्या हॉस्पिटल में जिस प्रकार की नौकरी में जॉब में हमको जिस प्रकार के कौशलों की आवश्यकता पड़ती है, क्या शिक्षक में वैसी पड़ती है? अलग हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कौशलों में संतुलन स्थापित करता है। और जीवन कौशल क्या करता है? इन सभी में संतुलन स्थापित करता है। हमको इस लायक बनाता है कि हम उस क्षेत्र में आरामदायक ढंग से काम कर सकें। इसके बाद देखते हैं मेयर्स की परिभाषा बहुत छोटी और बहुत सरल है। देखा जाए तो मेयर्स ने क्या कहा? मेयर्स ने कहा जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है। अब 2 तरह की शिक्षा होती है, एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा है जो कि छात्र कक्षा के बाहर वास्तविक जगत में सीखी जाती है, जो कि छात्र द्वारा वास्तविक जगत में सीखी जाती है। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या होती? अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो कि हम डेली लाइफ में अपनी दैनिक क्रिया में घूमते फिरते इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं, वहां हम क्या जो कुछ भी सीख रहे हैं वो सब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा क्या थी? जो हम विद्यालय में ले रहे थे। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या है? जो हम खुले ऐसे बाहर घूमते हुए किसी से भी कुछ सीख ले रहे हैं, वो क्या है? अपने समाज से जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। एक अनौपचारिक शिक्षा है जो कि छात्र द्वारा कक्षा के बाहर, यानी कि इसकी हमने पहले ही बताया कि जीवन कौशल एक ऐसी चीज नहीं है जो आप कक्षा में बैठ के सीख लेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो कि आप समाज में निकलेंगे, लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उससे आप धीरे धीरे जीवन कौशल सीख जाएंगे। किस तरीके से कि अब जब आपको पता ही नहीं होगा, आप घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा लोगों के जीवन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। जब आप देखेंगे कि लोगों के जीवन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तभी आप उन समस्याओं को देखेंगे और तभी उनसे कैसे उभरे, कैसे निकला जाए, वो भी आप सीख जाएंगे। तो जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जो कि छात्र द्वारा कक्षा के बाहर वास्तविक जगत में सीखी जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जीवन कौशल की बेसिक जाने कि जीवन कौशल क्या है, जीवन जीने की कला है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं WHO द्वारा बताए गए कुछ जीवन कौशल जो है उनको देखते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं WHO द्वारा बताए गए 10 जीवन कौशल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो WHO ने कुल 10 जीवन कौशल बताए थे। आइए इनको देखते हैं। सबसे पहला आता है समानुभूति।
कंफ्यूज मत होइएगा, सहानुभूति नहीं है, ये समानुभूति है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इम्पैथी। सहानुभूति होती है किसी के प्रति सहानुभूति होना, उसके दर्द को समझना। एक शिक्षक के अंदर अगर सहानुभूति नहीं होगी तो भी उसका काम चल सकता है, लेकिन समानुभूति होना बहुत जरूरी है। समानुभूति से क्या आशय है, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और हम ऐसे हंसने लगे, गिर गया वो तो हंसने लगे ही, तो ये खराब बात है। हम कब हंसेंगे, जब हमारे मन में उसके प्रति सहानुभूति नहीं होगी, तभी हम उसके ऊपर हंसेंगे। लेकिन अगर हम समानुभूति रख लें, यानी कि हम उसकी जगह अपने आप को रख लें, तो क्या हो जाएगा, तब हम यह समझ पाएंगे कि उस पर क्या बीती। तो इसी को क्या कहते हैं, समानुभूति। मतलब जो दूसरे के ऊपर बीत रहा है उस जगह अपने आप को रख के देखें, तो वो क्या कहलाता है, समानुभूति कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई बच्चा पढ़ रहा है आपसे, आप उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब वह काफी गलतियां कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उठाएंगे छड़ी, उसको मारना शुरू कर देंगे। आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी जगह अपने आप को रखकर सोच लेंगे कि मैं बचपन में क्या करता था, क्या मुझसे भी इतनी गलतियां होती थी, तब फिर आप उस पर छड़ी नहीं उठाएंगे। और ये किस वजह से होगा, क्योंकि आपने की समानुभूति, आपने उसकी जगह खुद को रखकर देखा और सोचा कि जब मैं था छोटा था मुझसे भी गलतियां होती थी। आप सबने छोटे में गोले बनाए होंगे केजी एल केजी यू में, क्या तब आप लोगों से उतने परफेक्ट गोले बनते थे, नहीं बनते थे ना। तो यही कारण है, बच्चा त्रुटि के द्वारा ही सीखता है। तो अगर शिक्षक समानुभूति रखेगा तो निश्चित ही वह उसको मारेगा नहीं और वह उसके समस्या को समझ पाएगा। इसके बाद आता है एक जीवन कौशल, समस्या समाधान। समस्या समाधान इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या की जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समस्या की जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, समस्या की जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर क्या, या हम कह सकते हैं कि समस्या से परिचय होता है हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे आंकड़े इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे, आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़े इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सोचेंगे कि हमारे पास क्या संभावित समाधान है। इसके बाद सोचेंगे संभावित समाधान, या हम कह सकते हैं विकल्प। अब जब हमको विकल्प मिल गए कि हमारे पास ये तरीके हैं इस समस्या को समाधान करने के, तो हम उनमें से कोई एक विकल्प लेंगे। तो हम क्या करेंगे, विकल्प का परीक्षण करेंगे। विकल्प का परीक्षण करेंगे। परीक्षण होने के बाद हम क्या करेंगे, उस परीक्षण की व्याख्या करेंगे कि उसमें क्या हुआ। परीक्षण की व्याख्या करेंगे और व्याख्या के बाद हम क्या कर देंगे, निष्कर्ष निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किसी समस्या समाधान में 6 चरण आते हैं। पहला, समस्या से परिचय होना या समस्या की जानकारी होना, फिर उससे संभावित आंकड़े इकट्ठा करना, फिर यह सोचना कि हमारे पास क्या क्या समाधान हो सकते हैं किसी भी समस्या से संबंधित। फिर हम क्या करेंगे, उसमें किसी एक समाधान को लगाकर देखेंगे और फिर क्या करेंगे, उससे जो परिणाम आएगा उसकी व्याख्या करेंगे और उस व्याख्या से हमको क्या मिल जाएगा, हमारी समस्या का निष्कर्ष मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने समस्या समाधान को देखा। आइए देखते हैं इसके बाद एक जीवन कौशल आता है, निर्णय लेना। निर्णय लेना क्या है, निर्णय लेना का मतलब है डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए आपको मोबाइल लेना है, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, संभावित संसाधन। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि संसाधन क्या क्या है हमारे पास। जैसे मान लीजिए मोबाइल लेना था, तो सबसे पहला संसाधन हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास कितना रुपया पैसा है, पापा से मिलेगा, मम्मी से मिलेगा या किसी यार दोस्त से मिलेगा, तो वो क्या है, हमारे संसाधन है। तो हमें संसाधन तो मिल गए। अब विकल्प, अब आती बारी विकल्प की कि कौन सा फोन ले, सैमसंग का ले कि ओप्पो का ले कि किसका ले। तो क्या हो जाएगा, संभावित विकल्प हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, अब जब विकल्प हो गए तब हम ये जानेंगे कि इससे इससे जुड़े हुए किस किस व्यक्ति को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। हम क्या देखेंगे,
जुड़े व्यक्तियों को हानि या लाभ। अब मान लीजिए जिन जिन लोगों से हमने पैसा लिया, जिनसे संसाधन हमने इकट्ठा किए, जैसे पिताजी से लिए, माताजी से लिया, किससे लिए, तो कहीं पिताजी से पैसा लेने के बाद उनके पास ऐसा ना हो उनके पास पैसा ही ना बचे तो पूरा उनका मंथली खर्च ही बिगड़ जाए, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम चौथा पॉइंट कि क्या ये जो हमने फैसला लिया है, जो हमने निर्णय लिया है, इससे हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो क्या है, संभावित लाभ या हानि। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमें मोबाइल लेना था, सबसे पहले हमने संसाधन इकट्ठा किया, हमारे पास रुपया पैसा होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, विकल्प सोचे, सैमसंग अच्छा है, ओप्पो अच्छा है, वीवो अच्छा है। जब ये सोच लिया तो हमने सोचा कि हम जिससे पैसा ले रहे हैं उसे कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, इससे उसकी कोई समस्या तो नहीं बढ़ जाएगी। फिर हम क्या सोचेंगे, फिर हम सोचेंगे जो मोबाइल हम ले रहे हैं तो इससे हमें फायदा हो रहा है या नुकसान। अब जैसे मान ले मोबाइल ले लेंगे तो हमारे पढ़ने की थोड़ी अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी। तो ये था निर्णय लेने का कौशल। अब इसके बाद एक आता है समालोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं। समालोचना का बेसिक मतलब समझा जाए तो आलोचना। कुछ लोग क्या होता है कि आलोचना का मतलब सिर्फ बुराई निकालना समझ लेते हैं, जबकि आलोचना का मतलब बुराई और अच्छाई दोनों से है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिक्स लिखते हैं, पिक्चरों के बारे में क्रिटिक्स लिखते हैं। पिक्चर के जो क्रिटिक्स लिखते हैं उसमें वो क्या लिखते हैं कि हीरो का रोल अच्छा था लेकिन एक्टर तो जो विलन था वो थोड़ा कमजोर पड़ गया, या हीरोइन का रोल अच्छा नहीं था, या स्टोरी खराब थी लेकिन एक्शन अच्छा था, इस प्रकार की बातें लिखते हैं। तो यानी कि गुण और दोष दोनों निकालना क्या होता है, समालोचनात्मक सोच होता है। इसमें क्या होता है, गुण प्लस दोष दोनों बताए जाते हैं। अब समालोचनात्मक सोच में और क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जो क्रिटिक्स आप देंगे, जो समालोचना आप करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। समालोचनात्मक सोच कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और इसमें एक चीज और आती है कि इसमें व्यक्तिगत राय जो है वो हावी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपकी व्यक्तिगत राय जो है वो हावी नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमें पिक्चर अच्छी नहीं लग रही। आप उसके सारे की पॉइंट्स को पहले देखें कि उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। अपनी निजी राय नहीं कि हमें सलमान खान नहीं पसंद है तो हम उसकी पिक्चर के बारे में बुरा लिख देंगे, नहीं। इसमें आप स्टोरी और सब पूरी चीज को देखिए, उसके गुण दोष को देखिए, उसके बाद क्रिटिक्स लिखिए। और क्या चीज हो सकती है इसमें, अब किसी के बारे में समालोचना लिखनी है तो आप ज्यादा भावुक होकर ना लिखें। पता चला पिक्चर की स्टोरी बहुत इमोशनल कर देने वाली थी तो आप भावनाओं में बह के अच्छा क्रिटिक्स लिखे दे रहे हैं, उसके बाकी आपने पॉइंट भूल ही गए, देखा ही नहीं उस चीज को। तो क्या होना चाहिए, यहां पर भावनात्मक सोच भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग। यानी कि यहां पर क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, सृजनात्मक होगा। यहाँ पर कुछ नया बनाने की बात कही जाएगी। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। रचनात्मक सोच का स्पष्ट मतलब है कि कुछ नया बनाया जाए, तोड़ फोड़ के कुछ नया बनाने का प्रयास करें, विचारों में नयापन लाएं, इसी को क्या कहेंगे, रचनात्मक सोच कहेंगे। कोई भी समस्या आएगी तो उसमें हम कंस्ट्रक्टिव दिमाग लगाएंगे तो हम जल्दी उस समस्या से आगे निकल पाएंगे। इसके बाद आता है तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन का मतलब क्या होता है, तनाव प्रबंधन को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस, जब हम लगातार कोई काम करते रहे या किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाए, असफलताएं बार बार मिले तो हमें क्या होता है, वो तनाव हो जाता है। कहते हैं नहीं वो तनाव हो गया है। तो उस तनाव का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर इमोशनल चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, हमारे ऊपर भावात्मक प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सब से हम कैसे निकले, डेली अपनी जो समस्याएं आ रही हैं उनसे तनाव ना लें, उनसे कैसे बाहर निकले। तो तनाव प्रबंधन का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम डेली व्यायाम करें, अच्छे गाने सुने, या और क्या कर सकते हैं, व्यायाम करें, अच्छे गाने सुने। इसी प्रकार की अनेक गतिविधियां करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं। और जब तनाव मुक्त होंगे तो हमारे फैसले लेने की क्षमता भी जो होगी, निर्णय लेने की क्षमता जो होगी वो अच्छी होगी, या समस्याओं से जो निकल पाने की क्षमता होगी वो हमारी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं भावुकता पर नियंत्रण, इमोशनल बैलेंस। भावुकता से नियंत्रण पर हमारा मतलब है कि किसी भी चीज पर इतने ज्यादा भावुक ना हो जाएं कि आप निर्णय ना ले पाए। निर्णय लेते समय हमें कभी भी बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं मान लीजिए, तो
आप इतने भावुक ना हो जाएं कि आप अपने बिजनेस के फैसले ना ले पाए। आपने देखा कि मान लीजिए कोई कर्मचारी था जिसके यहाँ समस्या है, अब जितने दिन तक समस्या है उतने दिन तक उसके साथ सिंपैथी रखना ठीक है, लेकिन लगातार उसके साथ ऐसी सिंपैथी रखना कि वो आ ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो वो आपके बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो ये इसलिए क्या है, ज्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। इंग्लिश में कहें तो इमोशनल फूल होना ठीक नहीं है। बैलेंस रखना है, हमको नियंत्रण बना के रखना है अपनी भावुकता पर। फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है, WHO द्वारा बताया गया था, स्व जागरूकता, जिसे हम कहेंगे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? सेल्फ माने अपने, अवेयर माने जागरूक होना, अपने बारे में जानना। तो सेल्फ अवेयरनेस में हम क्या जानेंगे? जैसे हम घर पर हैं, अगर आप अकेले घर पर हैं, आप ही अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो घर की सारी जिम्मेदारियां लगभग आपके ऊपर आ जाती है। बाजार जाना, बाहर के काम करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती। तो उन सारी जिम्मेदारियों को जानना। इसके अलावा अगर आप शिक्षा क्षेत्र में है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात होती है कि आप अपनी कमजोरी एवं अपनी ताकत को पहचानें। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की गणित कमजोर है, तो वो प्रयास तो करे गणित सीखने का, लेकिन ये नहीं कि वो ऐसे किसी एग्जाम में बैठ जाए जिसमें भरपूर कठिन गणित पूछी जाती हो और उसमें वो बैठने का प्रयास करे। तो अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचाने। तो जो आपकी ताकत है उसमें अच्छा करने का प्रयास करें। यही क्या है? सेल्फ अवेयरनेस है। और यही सेल्फ अवेयरनेस क्या करेगी? आपको अपने जीवन में संतुलन बनाने में सहायता करेगी। इसके बाद आती है बात संबंधों का प्रबंधन। संबंधों का प्रबंधन से मतलब है रिलेशन मैनेजमेंट। हर रिश्ते को पैसे से ज्यादा समय देना चाहिए। क्या देना चाहिए? हर रिश्ते को पैसे से ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन एक सीमित अमाउंट में समय भी देना चाहिए किसी रिश्ते को, ठीक है। तो संबंधों का प्रबंधन से आप लोग सब समझ गए होंगे। आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी से रिलेशन में होंगे, तो उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने रिलेशन बना के रखने हैं। फिर इसके बाद एक आता है संप्रेषण। संप्रेषण, इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन, लैटिन भाषा के कम्यूट सबसे बना है। तो संप्रेषण की क्या आवश्यकता है? देखिए, संप्रेषण में सबसे पहली चीज है उचित व्यक्ति से संप्रेषण करें, उचित माध्यम का प्रयोग करें, उचित भाषा का प्रयोग करें। अब जैसे मान लीजिए हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर हमें किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में या किसी पर्टिकुलर टीचर से कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, उनके पढ़ाने का तरीका हमको समझ नहीं आ रहा है, तो हम किससे शिकायत करने जाएंगे? तो हम उचित व्यक्ति का चयन करेंगे, हम प्रिंसिपल के पास जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी टीचर की कंप्लेन लेके हम चपरासी के पास पहुंच जाएंगे, नहीं ना। तो हम उचित व्यक्ति का चयन करेंगे। अब उचित माध्यम का चयन करेंगे, उनके पास जाएंगे, किस तरीके से अपनी बात को रखना है। वो लेटर अगर एप्लीकेशन देनी है तो एप्लीकेशन मेथड में देंगे, अगर ओरल बोलना है तो ओरल बोलेंगे। भाषा का प्रयोग कैसा करेंगे? उचित भाषा का प्रयोग। अब जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो सेवा में इस प्रकार लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? एक बढ़िया अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप उसमें अबे साले ऐसा करके लिख देंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो आप क्या होगा, यहां पर उचित संप्रेषण करेंगे, यानी कि उचित व्यक्ति से, उचित माध्यम से, उचित भाषा में संप्रेषण करेंगे। और इसी को क्या कहेंगे? प्रभावी संप्रेषण करेंगे। तो हम सीधे से शब्दों में कह सकते हैं आप प्रभावी या अच्छा संप्रेषण करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा WHO के जीवन कौशल जो उन्होंने 10 बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये। WHO की कुछ जीवन कौशल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी हम लोगों ने देख ली। इसके बाद आगे अगली वीडियो में हम लोग व्यावसायिक आचरण एवं नीति को पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग ये 10 नंबर में जीवन कौशल आना है और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये सरल विषय है, पहले इनको पढ़ लिया जाएगा तो बाद के लिए कठिन विषय बचे रहेंगे। आगे और वीडियो आएंगी। धन्यवाद।